रणविजय के स्टडी रूम में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। सबके पैरों तले जमीन हट चुकी थी। सबके कान सुन्न हो चुके थे। आहाना खिड़की के पर्दों के पीछे खड़ी अपनी आप बीती सुनाकर शांत हो चुकी थी। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी वहां पर एक चोर की आवाज आई। रणविजय ने कॉफी टेबल को पटक दिया था। उसने दीवार पर जोर से हाथ मारा। वकील दिनेश मिश्रा ने उन्हें संभाला। महेश जी अपने सर पकड़कर चुपचाप सोफे पर बैठे थे। उनका दिल छलनी हो गया था और उनका कलेजा फटकर न जाने कितने टुकड़ों में बट चुका था। वह चाह कर भी रो नहीं पा रहे थे। उनकी बेटी इतने दिन से अपने दर्द को अपने अंदर छुपाए घुट रही थी और वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आहाना पर्दे के पीछे से निकलकर रणविजय के पास आई। रणविजय ने अपने नम आंखों से आहाना को देखा और उसे कसकर अपने बाजू में जकड़ लिया, जैसे वह अब आहाना को कभी भी अपने से दूर नहीं करेगा। आहाना धीरे धीरे सुबकते हुए शांत हो गई थी। रणविजय को जब आहाना भारी लगने लगी तो उसने आहाना का सर देखा। वह सो चुकी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त मासूमियत और सुकून दिख रहा था, जैसे उसने आज अपने दिल में जमे हुए न जाने कितने सालों पुराने दर्द को बाहर निकाल दिया था। वकील दिनेश मिश्रा और उनके छोटे भाई कैलाश मिश्रा का आंख गुस्से से लाल हो गए थे और उनके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। कोई एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी और हैवानियत कैसे कर सकता है? अब उन्हें सिर्फ सबूत जुटाने की जरूरत थी। रणविजय ने उस खामोशी को तोड़ा और आहाना को अपने गोद में उठाकर वहीं के बड़े से सोफे पर आराम से लिटाया, जैसे वह कोई मोम की गुड़िया हो। अगर इसे जरा सी भी चोट आई तो वह टूट जाएगी। फिर उसने एसपी चड्ढा से पूछा, आपको कैसे पता चला आहाना वहां पर है? इस पर चड्ढा ने कहा, जब वह डॉक्टर अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वालों ने उसके गुम होने का रिपोर्ट लिखवाया। हम उसके मोबाइल को ट्रेस करते हुए वहां पर पहुंचे। हमें उसके मोबाइल के सबसे ऊपरी हिस्से में महेश जी का नंबर दिखा। जब हमने महेश जी से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि इस व्यक्ति से उनके दूर दूर का कोई भी रिलेशन नहीं है। वह आदमी जंगल में पेड़ों के ऊपर टंगा हुआ था और उसकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने शर्ट पर कुछ लिखा था। जब हमने उसे नीचे उतारा तो उसके शर्ट पर खून से साफ शब्दों में लिखा हुआ था, एक लड़की इसी फार्म हाउस में है, उसे किडनैप करके रखा गया है, प्लीज उसे बचा लो। यह पढ़ते हुए हमारे कांस्टेबलों ने मुझे फ़ोन किया और मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे आहाना मिली। उन्होंने महेश मेहता के कंधे पर हाथ रखते हुए उनके बगल में बैठकर बोले, आहाना सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वह मेरी भी बेटी है। आप दोनों ने मिलकर मुझे मेरी फैमिली लौटाई है और उसका एहसान मैं चुका कर रहूँगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। आहाना तक कानून पहुँच भी जाएगी तो उसे कोई सज़ा नहीं होगी। आज से सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, आहाना के गुनहगारों को सज़ा दिलवाना, और मैं उन्हें फांसी तक पहुँचा कर रहूँगा। और अगर आहाना उन्हें अपने हाथों से मारना चाहती है तो मैं वह भी करूँगा। एसपी चड्ढा के ऊपर महेश मेहता और रणविजय के बहुत सारे एहसान थे। एसपी चड्ढा की बेटी भी बचपन से अपाहिज थी, लेकिन महेश मेहता ने आहाना की तरह उसके लिए भी जूते डिजाइन किए थे और वह हर महीने उसके लिए बिना पैसों के करोड़ों का जूता भेजते थे। एसपी चड्ढा की बेटी व्हील चेयर को छोड़कर अपने पैरों पर चलती थी और यह एक बाप के लिए सबसे खुशी की बात थी। वहीं एक आतंकवादी से निपटने के चक्कर में उस आतंकवादी ने एसपी चड्ढा के सारे फैमिली को किडनैप कर लिया था ताकि वह केस को दबा दे। उस समय रणविजय ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड भेजकर उनके परिवार को छुड़ाया था, जो काम आर्मी और पुलिस नहीं कर पाई और रणविजय रनावत ने किया था। इसलिए अब चड्ढा अपने एहसान उतारना चाहते थे। रणविजय का कमरा। आहाना बेड पर सोई थी और रणविजय उसके बगल में अपने एक हाथ पर अपने सर को टिकाए लेटा था और एकटक उसे देख रहा था। आहाना लगातार 20 घंटे से सो रही थी। किसी ने उसे जगाया नहीं, क्योंकि रणविजय ने मना किया था। शाम के 4 बज रहे थे जब रणविजय अपने कमरे में आया तो आहाना अभी भी सोई थी। मेघना जी उसके पास बैठी उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। रणविजय ने उन्हें जगाने से मना कर दिया। मेघना जी बोली, बेटा इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है।
इन्हें मन से सो लेने दीजिए मासी, उन्हें चैन की नींद आ रही है। मेघना जी कुछ बोले भी नहीं वहाँ से चली गई। रणविजय ने प्यार से आहाना के सर को चूमा और उसे जगाते हुए बोला, आहाना जग जाइए, आप कल से ही सो रही हैं। आहाना ने बस कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें खोली और दोबारा करवट लेकर सो गई। रणविजय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आहाना के गाल को किस किया और वॉशरूम में चला गया। 4 दिन बाद। इन 4 दिनों में बहुत कुछ बदल गया था। कुछ लोगों का सुख चैन छीन चुका था तो कुछ लोगों का सुख चैन वापस आ गया था। रणविजय ने शाकाहारी के कंपनी को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सुनैना के पागलपन को देखकर पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे पागल खाने भेज दिया था। चितरंजन दयाल ने अपने बेटे समय दयाल को अंडरग्राउंड कर दिया था। न्यूज़पेपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी सोशल मीडिया पर उन चारों रेपिस्ट का नाम उछल रहा था, जिसमें उन लोगों ने एक 14 साल की मासूम लड़की को 21 दिनों तक बंधक बनाकर गैंग रेप किया था और अब वह लड़की अपना बदला लेने के लिए इनके 3 दोस्त को मार चुकी है। शाकाहारी डर के मारे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस समय दयाल को भी ढूंढ रही थी। पूरे देश में उन दोनों को फांसी देने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे थे। इन सब में आहाना का नाम कहीं भी नहीं आया था। मीडिया वालों को उस लड़की का न तो नाम पता था और न ही चेहरा। इन सब के बीच कुछ खुशी के पल भी थे। रणविजय और आहाना के शादी की रस्में शुरू हो गई थी और आज हल्दी थी। रनावत मेंशन और मेहता सदन वालों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हल्दी की रस्में पूरी हो चुकी थी। सभी लोग दोपहर का खाना खाने में व्यस्त थे। अंजलि आहाना को ढूंढती हुई उसके कमरे में आई और उसे पुकारते हुए बोली, बुलेट रानी, कहाँ हो यार? आंटी खाना खाने के लिए बुला रही हैं। चलो कुछ तो खा लो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुमने। कमरे में आहाना नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंजलि ने बाथरूम पर नॉक किया। अंदर से आहाना की सिसकियों की आवाज़ अंजलि के कानों में पड़ी। उसने घबराते हुए दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर अंजलि का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। हाँ, उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अपने थरथराते हुए कदम आहाना की तरफ बढ़ाई। आहाना बाथरूम की दीवार से सटकर बैठी थी। उसने अपने दोनों पैरों को मोड़कर सीने से सटाया हुआ था और अपने चेहरे को दोनों हाथ से ढक कर रो रही थी। बाथरूम के फर्श पर 10 से 12 प्रेगनेंसी किट पड़े थे। उन सभी में 2 डार्क रेड लाइन बनी हुई थी। अंजलि ने अपने कपते हाथ आहाना के कंधे पर रखा। आहाना ने अपने आंसू भरे लाल आंखों से अंजलि को देखा। अंजलि आहाना के पास बैठ गई और उसने कांपते हुए आवाज में पूछा, बुलेट रानी, यह सब क्या है? तुम तो कह रही थी उस रात कुछ भी नहीं हुआ था तुम्हारे साथ, और वह फ्लोर रनावत सर का है। फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आहाना कुछ नहीं बोली। अंजलि ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, यह तुमने टेस्ट किए हैं ना? इतने सारे टेस्ट, सारे के सारे पॉजिटिव। आहाना ने अपने रुंधती गले से बहुत ही धीमी आवाज में बोला, सुरेश अंकल बोले थे मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं प्रेग्नेंट कैसे हूँ अंजू? उन्हें मेरे ऊपर किसी की नज़रें भी बर्दाश्त नहीं है। अगर उन्हें पता चला मेरे पेट में किसी और का बच्चा है, वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अंजू। आहाना अंजू को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तभी उनके कान में वसुंधरा जी की आवाज़ पड़ी, अंजू, आहू, आप दोनों कहाँ हैं बेटा? चलकर खाना खा लीजिए। अंजलि ने झटके से सारी कीट उठाकर टॉयलेट में डाल दिया और अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से दरवाज़ा खोला। वसुंधरा जी आहाना की आंखों को देखकर समझ गई, यह रो रही है। अंजलि ने बात संभालते हुए कहा, देखिए ना आंटी, कैसे पागल जैसी रो रही है, जैसे दुनिया में सिर्फ यही ससुराल जा रही है। और इतना कौन रोता है ससुराल जाते समय? और अभी तो कल शादी है, परसों विदाई है और आज ही रो रही है। अगर विदाई के वक्त आंसू नहीं निकले ना तो सभी लोग इसका मजाक बनाएंगे। विदाई के वक्त रो भी नहीं रही थी। लेकिन आहाना जरा भी नहीं मुस्कुराई। वसुंधरा जी ने प्यार से आहाना के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, यह क्या हाल बना लिया है बेटा आपने? यह तो दुनिया का रीत है। आप अकेले नहीं हैं जो आप ससुराल जा रही हैं।
और कौन सा हम आपको हमेशा के लिए ससुराल भेज रहे हैं? जब आपका मन होगा आप यहाँ आ जाना, और जब हमारा मन होगा हम भी तो आपसे मिलने आएंगे। इसी शहर में तो है आपका ससुराल। शाबाश मेरा अच्छा बेटा, चलिए खाना खा लीजिए। रनावत मेंशन में रणविजय अपने हाथों में मोबाइल लेकर आहाना को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। आहाना का फ़ोन कमरे में था, इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। तभी उसके पीछे से मेघना जी आते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? जब तक शादी नहीं हो जाती आप दोनों न तो बात करेंगे और नहीं मिलेंगे। फ़ोन दीजिए मुझे। रणविजय ने अपनी मासी को लाचार नज़रों से देखते हुए कहा, बस एक बार मुझे बात करनी है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे सब ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो महेश भाई साहब फ़ोन करते ना। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, चलिए फ़ोन दीजिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, परसों आपके पास ही आ जाएगी, तो जी भर के बात कीजिएगा। रात का समय। रणविजय और आहाना दोनों की आंखों से नींद गायब थी। जहाँ रणविजय अपने आने वाले दिन के सुनहरे सपने सजा रहा था, आहाना के साथ बिताए हुए अच्छे और बुरे सभी पल उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और वह मुस्कुराया जा रहा था। वहीं आहाना अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसने अंजलि से कह तो दिया था कि कल वे दोनों चेकअप के लिए जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे इसका प्लान अभी नहीं बना था। उसने अपने किस्मत को कोसते हुए अपने डबडबाई आंखों से छत को घूरते हुए मन ही मन सोचा, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? पहले आपने माँ को मुझसे छीन लिया, जब दूसरी माँ आई तो मेरी बहन ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया, और अब जब माँ का प्रेम मिला और मैं अपने जीवन में खुश रहने लगी, और जब मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली थी आपने उसे आने से पहले ही छीन लिया। उस रात मेरे साथ क्या हुआ था मुझे तो याद भी नहीं है। कैसे बताऊंगी मैं उन्हें? कौन सा मुंह लेकर मैं उनसे शादी करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं शादी नहीं कर सकती। इसी उधेड़-बुन में यह रात भी कट जाती है और अगली सुबह जहाँ रनावत मेंशन से बारात निकालने की तैयारी में सब भाग दौड़ कर रहे थे, वहीं मेहता सदन में बारात के स्वागत की तैयारी के लिए सब भाग दौड़ कर रहे थे। तभी रनावत मेंशन के बड़े से गेट पर कुछ हलचल हुई और वहां पर एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला आकर रुका। उसमें से टाइकून बाहर निकला। उसके साथ आर के बॉडीगार्ड थे, लेकिन सभी सिविल ड्रेस में थे क्योंकि इंडिया में आर बैन था। टाइकून को देखते ही मेघना जी की आंखें नम हो गई। न जाने कितने सालों बाद वह अपने भाई को देख रही थी। टाइकून को देखकर शकुंतला देवी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वह शांत रही। जैसे ही मेघना जी और टाइकून ने एक दूसरे को गले लगाया, सभी हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, खास करके सभी बच्चे, सुमन, निशा और कैनाल। मेघना जी के मुंह से निकली बात सुनकर सभी हैरान रह गए। मेघना जी ने कहा, सुमन, निशा, मैं आप दोनों को जिन मामू के बारे में बता रही थी, यही हैं आपके टाइकून मामू। जहाँ निशा और सुमन यह बात सुनकर खुश हो गई, वहीं कैनाल शौक में चला गया। उसे तो यह बात पता भी नहीं था। निशा और सुमन के चेहरे की खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं रही। मेघना जी ने आगे कहा, और कैनाल इनका बेटा है। मेघना जी ने कैनाल को इशारे से बुलाया। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। हमें पता है आपको शौक लगा है, लेकिन यही सच है, मैं आपकी बुआ हूँ। यह सुनकर सुमन ने अपनी नज़रें नीची कर ली और मन ही मन मेघना जी को कोसते हुए बोली, यह मॉम भी ना पहले नहीं बता सकते थे? न जाने मैंने अपने मन में क्या क्या सोच लिया। उसने अपनी गलती सुधारी और चहकते हुए कैनाल के पास गई। आप मेरे भाई हो? कैनाल ने अजीब नज़रों से सुमन को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेहता सदन में आज बॉडीगार्ड का पहरा कुछ ज़्यादा ही था। सारी सुविधा घर के अंदर ही उपलब्ध थे। जैसे ही अंजलि और आहाना ने बाहर जाकर ब्यूटी पार्लर में तैयार होने की बात कही, तो वसुंधरा जी और महेश जी ने साफ मना कर दिया। महेश जी ने आहाना को समझाते हुए बोले, नहीं बेटा, रणविजय ने मना किया है, घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जाएगा, और इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बुलाया उसने। आपको बाहर क्यों जाना है? कोई कहीं नहीं जा रहा है। अंजलि और आहाना ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मिस्टर एंड मिसेज महान आहाना के सामने किसी मुजरिम की तरह खड़े थे। आहाना अपने आंखों में लबालब आंसू भर उनसे सवाल किए जा रही थी।
आप दोनों ने कहा था मैं माँ नहीं बन सकती। मैं प्रेग्नेंट कैसे हूँ बताइए मुझे। धर्मा जी ने आहाना के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, यह सच है बेटा, आप माँ नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे ही आपका बेबी बड़ा होगा आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। आपकी प्रेगनेंसी की दीवार बहुत ही ज़्यादा पतली है, वह हैवी बच्चे को कैरी नहीं कर पाएगा और फट जाएगा। इससे आपकी जान भी जा सकती है मेरा बच्चा, इसलिए आपको इस बच्चे को। इतना कहते कहते धर्मा जी रुक गए। सुरेश जी ने भी आहाना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपके लिए और हमारे लिए यही सही रहेगा बेटा, हम आपको नहीं खो सकते। तभी अंजलि बोली, देखा हो, जब अबॉर्शन करवाना ही है तो बिना किसी टेंशन के चुपचाप से शादी कर, और शादी के बाद अबॉर्शन करवा लेंगे। आना ने अजीब नज़रों से अपने सामने खड़े 3 लोगों को देखा, इस बात से अनजान कि विवेक दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। आहाना ने कहा, नहीं अंकल, मुझे बस एक बार तसल्ली करना है, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और दूसरा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। आप कुछ भी करके वशु माँ और पापा को समझाइए ना, हम जल्दी आ जाएंगे। तभी अंजलि की नज़र विवेक पर पड़ी। सबने अंजलि के नज़रों का पीछा किया तो विवेक दरवाजे पर खड़ा था। आई एम सॉरी, मैं बस आंटी को बुलाने आया था, वो वसु आंटी बुला रही हैं। अंजलि ने जल्दी से विवेक का हाथ पकड़कर अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। सब कुछ सुन लिया है ना तुमने, तो अब अपना मुंह मत खोलियो। विवेक ने आहाना को देखा और फिर अपनी नज़रें जमीन की तरफ कर दी। आहाना उस खामोशी को तोड़ते हुए बोली, अंकल, आप हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए, मैं कल ही चेकअप करवाऊंगी, उसके बाद मैं शादी का फैसला लूँगी, नहीं तो मैं यह शादी नहीं करूँगी। शाम का वक्त, चारों तरफ चहल पहल लगी हुई थी। लड़की और महिलाएं अपने साज श्रृंगार में जमी हुई थी। वहीं घर के सारे पुरुष भाग भाग कर सारी व्यवस्था देख रहे थे। विवेक आहाना का हाथ पकड़ते हुए बोला, जल्दी चलो, हमें वापस भी आना है। मैं एक बार वशु माँ को बताना चाहती हूँ, आहाना ने कहा। तो पागल हो गई है क्या? यह बात जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा, विवेक ने कहा। वह हमारी माँ है, मैं इतनी बड़ी बात उनसे नहीं छुपा सकती, मैं उन्हें समझा लूँगी, तुम चिंता मत करो। तुम पीछे वाले गेट के पास मेरा इंतज़ार करो। वसुंधरा जी का कमरा। वसुंधरा जी एक फ़ोटो के आगे खड़ी होकर आंसू बहाए जा रही थी और लगातार उस फोटो से शिकायत कर रही थी। वह फोटो आहाना की माँ कपूरी मेहता का था। कपूरी, तुम्हारी जीत पूरी करने के लिए मैंने अपने दोनों बच्चे तुम्हारे हवाले किए थे, लेकिन तुमने मेरे एक बच्चे को खो दिया। तुमने उनका ख्याल नहीं रखा। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, और मेरी बेटी, उसे तो पता भी नहीं है मैं उसकी माँ हूँ। वो तो बस मुझसे प्यार करती है। अगर उस दिन तुमने थोड़ा सा और ध्यान रखा होता तो आज मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ होते ना। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। देख, आज मेरी बेटी की शादी है, कितनी बड़ी हो गई है हमारी याहू। आज वह दुल्हन बनेगी। मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद दोगी ना? और मुझे पता है मेरा बेटा जहाँ भी होगा अच्छा होगा, और एक दिन मेरे पास लौटकर जरूर आएगा। दरवाजे पर खड़ी आहाना के पैरों के नीचे से जमीन हट गई। कहाँ वह अपना शौक बताने आई थी और कहाँ वह सुंदरा जी ने उसे शौक दे दिया था। आहाना उनकी बेटी थी और उसका एक भाई भी था। कहाँ है वह? और कौन सी गलती की थी माँ ने जो वशु माँ इतना रो रही हैं? क्या पापा को पता है इस बारे में? हाँ, पापा को तो पता ही होगा। अपने मन से लड़ते हुए आहाना उल्टे पांव वापस आ गई। उसके मन में अभी थोड़ी देर पहले वसुंधरा जी की कही हुई बात गूंज रही थी। उसे तो पता भी नहीं है कि वह मेरी बेटी है। मेरा बेटा न जाने कहाँ होगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से मैंने मेरा बेटा खो दिया। तभी आहाना के कदम अपने पिता की आवाज़ सुनकर रुक गई। बेटा, मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं, आप भी रेडी हो जाइए। जी जी पापा। आहाना ने फीकी सी मुस्कान अपने पापा को दी। महेश जी वहाँ से अपने कमरे में चले गए।
आहाना भी चोरी चुपके उनके पीछे पीछे दरवाजे तक चली गई और उन दोनों की बातें सुनने लगी। आज खुशी का दिन है वसु, आज क्यों आंसू बहा रही हैं आप? उसकी कोई गलती नहीं थी, उस दिन सारी गलती मेरी थी। मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया था। वसुंधरा जी ने रोते हुए कहा। ए जी, मेरा बेटा ठीक तो होगा ना? हाँ, वह बिल्कुल ठीक होगा, जहाँ भी होगा, और आपके पास जल्दी आएगा। हमेशा की तरह आज महेश जी ने अपनी पत्नी को डांटा नहीं, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि वह उन्हें दुखी करना नहीं चाहते थे। आप चलिए, पंडित जी बुला रहे हैं, कहते हुए दोनों पति पत्नी जैसे ही पीछे मुड़े, आहाना दरवाजे पर खड़ी थी। उसके आंखों में आंसू था। आप मेरी माँ हैं? अचानक से दोनों स्तब्ध थे। मेरा भाई भी है? आहाना के माँ पापा ने एक दूसरे को देखा और महेश जी बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको रेडी होने को बोला है ना? यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है पापा, मैं आप दोनों की बेटी हूँ, और मेरा भाई कौन है? उसने अपने एक हाथ से अपनी माँ का और एक हाथ से अपने पापा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और बोली, आप दोनों को मेरी कसम, मुझे सब कुछ सच सच बताइए। दोनों पति पत्नी उसके कसम के आगे मजबूर हो गए और उसे उसके जन्म की सच्चाई बताने लगे। फ्लैशबैक, कॉलेज कैंपस। दो लड़कियां बेंच पर बैठकर बात कर रही थी। उसमें से एक लड़की शादीशुदा थी और एक लड़की बिना शादी की। शादीशुदा लड़की रो रही थी। तभी उसकी दोस्त अपने कमर पर अपना हाथ रखकर कहती है, यार, तेरे सास का दिमाग खराब हो गया है क्या? वह बुढ़िया सठिया गई है। कौन सी तू बूढ़ी हो गई है जो तू माँ नहीं बन सकती? और यह क्या बात हुई, दूसरी शादी करा देगी? और अगर यह कम उसके बेटे में होती तो क्या वह तुम्हारी दूसरी शादी करवाती? हद होती है, मतलब सारे नियम सिर्फ औरतों के लिए होते हैं और यह औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। तू शांत हो जा, बैठ जा, उस लड़की ने कहा। कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, कैसे शांत हो जाऊं? तू ही बता, यह कौन सी बात हुई? अरे शादी का 2 साल तक अगर कोई मां नहीं बना तो दूसरी शादी करो, यह बहुत ही घटिया रिवाज खुल गया है हमारे समाज में। वसुंधरा कपूरी जी के बगल में बेंच पर बैठते हुए गुस्से में बोली। कपूरी जी ने अपने बैग से कुछ पेपर निकाले और वसुंधरा के हाथों में रख दिया। उस पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा था, फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड। यह देखते ही वसुंधरा जी की आंखें हैरानी से फैल गई और अब तक उनकी आंखों में जो गुस्सा था वह नमी में बदल गया। कपूरी जी एकाएक बोल पड़ी, वसु, तू मेरे बच्चों की सरोगेट मदर बनेगी। वसुंधरा एकदम से चौंक गई और उन्होंने अपने दोस्त को देखा। उनकी आंखों में उम्मीद, प्यार, सब कुछ एक साथ नजर आ रहा था। उन्होंने बिना एक पल सोचे ही कहा, कैसी बातें कर रही है तू? तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? वसुंधरा एक अनाथ लड़की थी जो कपूरी जी के मम्मी पापा को सड़क पर 4 साल की उम्र में मिली थी और तब से दोनों दोस्त और बहन की तरह साथ ही रहती थी। और यह तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन तू सोच, क्या तेरी सास सरोगेट को अपनाएगी? कपूरी जी ने तपाक से कहा। उन्हें पता चलेगा तब ना, मैं मम्मी पापा के पास ही रहूंगी और महेश को भी मना लूंगी मैं। जैसे कि कपूरी जी ने सब कुछ प्लान कर लिया था पहले से, वह अपने मन की बात वसुंधरा जी के सामने रखते जा रही थी। कुछ दिनों बाद महेश जी, वसुंधरा जी और कपूरी जी एक क्लिनिक में बैठे थे। डॉक्टर ने आते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर दोनों दोस्त गले मिल गई। तब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सरोगेट जैसी सुविधा के लिए उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़े थे, लेकिन महेश जी ने यह वित्तीय जोखिम उठा लिया था ताकि उनका परिवार न बिखरे। महेश जी ने खुशी खुशी जाकर यह मैसेज अपनी माँ को बता दिया कि कपूरी माँ बनने वाली है। यह सुनकर उनकी माँ का खुशी का ठिकाना ही न रहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि कपूरी यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि शहर की हवा बच्चों के लिए नुकसानदेह होगी, इसलिए उसे गांव में रहना होगा और उसकी देखभाल करने के लिए वसुंधरा भी उसके साथ जाएगी। अपने पोते की आने की खुशी में महेश जी की माँ राजी हो गई। समय बीतते गए। जब भी महेश जी की माँ कपूरी जी से मिलने आती तो कपूरी जी प्रेग्नेंट होने का नाटक करती और वसुंधरा जी को कहीं छुपा दिया जाता।
इसी तरह 9 महीना पूरा हो गया। 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ। कपूरी जी और वसुंधरा जी बहुत खुश थे। जब महेश जी उन्हें अपने माँ से मिलवाने के लिए लेकर आए तो उनकी माँ ने अपनी बहू और अपने पोते पोती का बहुत धूमधाम से स्वागत किया और दोनों बच्चों की बरही बहुत धूमधाम से मनाई गई। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। महाशिवरात्रि के दिन दोनों सहेलियाँ अपने दोनों बच्चों को लेकर मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। उनके साथ महेश जी भी थे। वसुंधरा जी ने अपने हाथ में पकड़ी बेटी आहाना को महेश जी के हाथों में देते हुए बोली, जीजू आप इसे पकड़िए, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। महेश जी ने अपनी बेटी को लिया और टहलने लगे। इस वक्त उनका बेटा कपूरी जी के गोद में था। भीड़ से दूर मंदिर के चबूतरे पर बैठी कपूरी जी अपने बेटे के साथ खेल रही थी और महेश जी अपनी बेटी को लेकर वहीं आसपास घूम घूम कर उससे बातें कर रहे थे। तभी अचानक से उस मंदिर में भगदड़ मच गई और कपूरी जी के हाथ से उनका बेटा छूटकर नीचे गिर गया। महेश जी ने कपूरी जी को खींचना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका बेटा उस भीड़ में गुम हो चुका था। भीड़ देखकर वसुंधरा बीजी दौड़ी दौड़ी आई। जब उन्होंने कपूरी जी की गोद खाली देखी तो वह उन पर चिल्लाने लगी, तुमसे 2 महीने का बच्चे भी नहीं संभाला जाता, कैसे माँ बनेगी तू? मैंने जन्म दिया था उसे, मैंने दर्द सहा था 9 महीने, मैंने अपने कोख में पाला था और तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अपने दोस्त की बात सुनकर कपूरी जी अपनी जगह पर जम गई। महेश जी दोनों सहेलियों को खींचते हुए भीड़ से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कपूरी जी अपनी जगह पर जम गई थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वसुंधरा उनसे ऐसी कोई भी बात कहेगी और देखते ही देखते वह भी उस भीड़ के नीचे दब गई। प्रेजेंट टाइम। यह सब बताते हुए वसुंधरा जी रोते रोते सोफे पर बैठ गई। उस दिन मैंने मेरे बेटे और मेरी दोस्त दोनों को खो दिया। अगर मैंने कपूरी को वह सब नहीं सुनाया होता तो आज वो हमारे साथ होती। आपकी दादी ने हमेशा मुझे आप दोनों को प्यार करते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने मुझसे आपके पापा के साथ शादी करने को कहा और मैं राजी हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी के ऊपर किसी दूसरी औरत का साया आए। आहाना ने अपनी माँ को जोर से गले लगा लिया। धर्मा जी और पुनीता जी आते हुए बोली, अरे आप लोग यहाँ कब से क्या कर रहे हैं? पंडित जी कब से आप दोनों को ढूंढ रहे हैं पूजा के लिए। चलिए। सभी चले गए। आहाना चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। वह यहाँ अपने दुख अपनी माँ को सुनाने आई थी, लेकिन उसे अपने जीवन का एक अलग ही सच पता चल गया। तभी दीपा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, दीदी शाम होने लगी है, रेडी कब होंगी? चलिए ना। कहते हुए दीपा उसे खींचते हुए मेकअप रूम में ले गई। वहाँ पर 4 लड़कियाँ पहले से थी। आहाना ने बेबस नज़रों से अंजलि को देखा। अंजलि ने दीपा को वहाँ से भगाया और उन लड़कियों से बोली, देखिए इस शादी में ना थोड़ी सी मस्ती भी है, तो आप दोनों ना हम दोनों को बिल्कुल सेम रेडी कीजिएगा, ताकि हमारे जीजू को समझ ना आए कि उनकी होने वाली पत्नी कौन है, और इसके लिए आपको अलग से पैसे मिलेंगे। आहाना अंजलि की प्लानिंग समझ गई थी। मैम पहले किसे रेडी करना है? उनमें से एक लड़की ने पूछा। अरे असली दुल्हन को रेडी कीजिए, उसके बाद नकली दुल्हन की बारी आएगी। पहले लड़कियों ने आहाना को रेडी कर दिया। विवेक दरवाजे पर खड़ा इधर उधर टहल रहा था। आहाना ने उसे मैसेज करके बताया था कि वे लोग रात को चलेंगे। तभी उसे दरवाजे से आहाना दुल्हन के जोड़े में साज श्रृंगार के साथ आती हुई नजर आई। उसे देखकर विवेक एकटक उसे देखता ही रह गया।